सभी साथियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड, और उस पेपर सेकंड में एक पार्टनरशिप नाम का एक विशेष टॉपिक है, वो आपके सिलेबस में दे रखा है। पार्टनरशिप आपके सिलेबस में एक नाम छोटा सा ही है कि भाई पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप के 4 महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जिसमें पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन यानी साझेदारी का सामान्य परिचय, पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर यानी नए साझेदार का प्रवेश, पार्टनरशिप रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी फर्म का समापन। ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखे हैं। आपको एग्जाम में ये लगेगा कि भाई एक पार्टनरशिप का एक पॉइंट दे रखा है, लेकिन देखो ये कंपटीशन एग्जाम है और इसमें अपन किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। ये नहीं कि भाई यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। कंपटीशन एग्जाम में बूंद बूंद से घड़ा भरता। बोर्ड एग्जाम होती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है, उसमें आपके 1 नंबर 2 नंबर कम आ जाते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आप देखते होंगे कि पॉइंटों से साथी रह जाते हैं और उन्हें जिंदगी भर इस बात का दुख रहता है कि काश मैं थोड़ी सी तैयारी और कर लेता, मेरे साथ भी भाग्य होता तो मैं भी ये पॉइंटों से नहीं रहता। तो इसलिए अपन आज के सेशन में पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी तक अपन ने पार्टनरशिप का जो सामान्य परिचय है उससे रिलेटेड जो बात है वो कर चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक उन सेशन को ज्वाइन नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो एक बार जरूर उस सेशन को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको फिर ये सोचना नहीं पड़े कि आपने पार्टनरशिप को पढ़ा या नहीं पढ़ा। और पार्टनरशिप जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो ऐसे हैं, इनको आपको स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा। जब आप स्टार्ट से पढ़ोगे तभी आप सारी चीज है वो क्लियर कर पाओगे। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि चाहे आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम हो, चाहे आपके जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम हो, चाहे स्कूल लेक्चरर की एग्जाम हो, चाहे आपकी केवीएस के एग्जाम हो, चाहे आपकी नवोदय विद्यालय के एग्जाम हो, चाहे आपकी सीबीएसई बोर्ड में जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे आपकी जो सहकारिता विभाग में कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आई है, लेखा सहायक की भर्ती आई है, उन तमाम भर्तियों में ये सेशन है बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है। इसलिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पूरा सेशन है, छोटा सा सेशन होता है, पूरा सेशन आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। अगर आपकी समझी हुई बात है तो एक बार आप 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में भी आप इसको चेक कर सकते हो कि हम आपको जो चीज बता रहे हैं वो एकदम आपके काम की है। तो काम की अपन बात कर रहे हैं तो आपकी भी ये मोरल ड्यूटी है कि जो भी साथी हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं वो एक बार इस सेशन को शेयर कर दे साथियों के साथ, और साथ में जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारे द्वारा लगातार आपको इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो शेयर की जा रही है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो आज के सेशन में सबसे पहले देखो बात करेंगे एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की, है ना। ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है, वे सी को प्रवेश देते हैं। लाभ विभाजन अनुपात है वो 5:3:2 है। आपको त्याग का अनुपात है वो कैलकुलेट करना। इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में क्या होता है, एक अलग ही प्रेशर होता है। परीक्षा में बैठ के सारे ही साथी हैं, लेकिन वहां पर उनके दिमाग पर एक अलग प्रेशर होता है कि नहीं, अगर मैं रह गया तो क्या होगा, मैंने प्राइवेट जॉब भी छोड़ दी है, अब आगे मेरा क्या होगा, इस तरीके का प्रेशर होता है। तो जो क्वेश्चन अपने को आता है वो भी अपन क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसलिए अपने मन में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए, है ना। और ये सारी चीज है वो विद कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो देखो यहां पर अपने पास क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3:2, है ना, और न्यू रेशियो है 5:3:2, है ना। न्यू रेशियो अपने पास से ये है। अब मैंने आपको त्याग का अनुपात का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो अपने को सिर्फ और सिर्फ त्याग का अनुपात पूछा, क्योंकि यहाँ पर अपने को नया अनुपात भी दे रखा है और पुराना अनुपात भी दे रखा है, दोनों अनुपात दे रखे हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा ए का त्याग, सिर्फ त्याग अनुपात पूछा है। और त्याग अनुपात की गणना करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो वो दो तरीके से राशि लेके आता है। लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आता है उसे ख्याति कहते हैं, और व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि लेके आता है उसे पूंजी कहते हैं। तो लाभों में जो हिस्सा प्राप्त करने के लिए राशि लेके आएगा उसे ख्याति कहेंगे, और वो ख्याति की राशि त्याग करने वाले साझेदारों के मध्य त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। तो यहाँ पर अपने को त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा आपका 3/5, न्यू रेशियो हो जाएगा आपका 1 का 5/10। लघुत्तम कितना आ गया 10, 5 का भाग 10 में 2, 3 दूनी 6 और ये आ गए 5, तो ये हो गया 1/10। ठीक है। फिर बी का त्याग, तो बी का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 3/10। लघुत्तम कितना हो गया 10, 5 का भाग 10, 2, 2 दूनी 4, 10 का भाग 10 में 1, 3 एकम 3, तो 1/10। तो यहां पर आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा 1:1 है, वो आपका त्याग का अनुपात है वो हो जाएगा। तो देखो सवाल जरूर छोटा है लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल वहां पर वही आते हैं जो आप लगभग 1 मिनट से लेकर 1.25 मिनट में पूरा कर सके। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आता है वो अपन 10 सेकंड में भी कर देते हैं। तो औसत क्योंकि आपको पता है कि 150 क्वेश्चनों को करने के लिए, है ना, 150 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कितने मिलते हैं 180 मिनट है वो मिलेंगे, है ना। 150 क्वेश्चनों को करने के लिए 180 मिनट है वो आपको मिलते हैं। तो लगभग 1 मिनट से ज्यादा का समय है वो आपको दिया जाता है। तो उसके अनुसार अपने को क्या करना है, तैयार होना, और उसी के अनुसार अपने को पेपर करना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो एक महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक होता है वो गुडविल, है ना, ख्याति। गुडविल और ख्याति के बारे में आप सब जानते हैं कि भाई गुडविल है वो अमूर्त संपत्ति होती है जिसे अपन देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जो गुडविल होती है वो स्वअर्जित भी होती है, क्रय की गई भी होती है, यानी कई तरह की चर्चाएं हैं वो ख्याति के बारे में चलती रहती है। तो ख्याति वो भी एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो और चाहे आपकी कंपटीशन एग्जाम हो। जब अपन ने 11वीं और 12वीं पढ़ी थी उस समय अगर हम अच्छी तरीके से कोई चीज को क्लियर कर लेते हैं तो आगे किसी प्रकार की अपने को समस्या नहीं होती है। लेकिन फिर भी अपना प्रयास होता है कि उस समय भी अपन ने अच्छी तरीके से समझी थी और अब एक बार पुनः इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो उसका बेनिफिट अपने को होगा। तो देखो इसमें क्या है, ख्याति है क्या है, अदृश्य संपत्ति, इनटेंजिबल एसेट्स, है ना, जिसका वर्णन करना सरल है, जिसको अपन डेफिनेशन दे सकते हैं, है ना। अदृश्य होती है, अमूर्त होती है ना, क्रय की गई ख्याति है, स्वअर्जित ख्याति है, कई तरीके की ख्याति होती है। लेकिन अगर कोई परिभाषा अपन से पूछ ले तो परिभाषा देना थोड़ा कठिन काम है। ये व्यवसाय के लिए अच्छे नाम, प्रतिष्ठा एवं संबंधों से मिलने वाला लाभ है। आपका अच्छा नाम है, आपने देखा होगा जिस व्यक्ति का अच्छा नाम होता है उसको आसानी से कोई भी उधार दे देता है, और जिसका बुरा नाम होता है उसे कोई कितना भी कर ले 10 रुपए भी उधार नहीं देता है। साथ में प्रतिष्ठा, मार्केट में उसकी प्रतिष्ठा, लोगों के साथ उनके संबंध है वो कैसे हैं, उनसे मिलने वाला लाभ है वो क्या होता है, ख्याति को परिभाषित करता है। यह वह आकर्षक शक्ति है, क्या है, आकर्षक शक्ति है जो क्या करती है, ग्राहकों को वापस अपनी ओर आकर्षित करती है। कई बार देखो अपन क्या होता है कि अपने को मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती है, आपके शहर में भी होगी, है ना। जैसे उदाहरण मान ले एक स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी की आपके पास बहुत दुकानें होंगी,
है ना। लेकिन एक व्यक्ति है वो उसी के पास जा रहा जिसकी मार्केट में ख्याति है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे झुंझुनों में एक कमल बुक डिपो है ना। अब देखो कमल बुक डिपो के पास से आपको 3 से 4 दुकानें और मिल जाएंगी वो स्टेशनरी की, लेकिन लोग हैं वो उसी के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई उनके पास सारा मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ ठीक है ना। तो आपको पता है कि उसी के पास जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, ख्याति होती है, प्रतिष्ठा होती है, संबंध होते हैं, सामग्री की उपलब्धता होती है, वो सब होते हैं। तो वो ख्याति का ही नाम है जिसको अपन परिभाषित नहीं करते, लेकिन वो ख्याति ही जो ग्राहकों को क्या करती है, वापस लाती है, उस जगह वापस लेके आती है कि हाँ अपने पास उसको पास चलना चाहिए, है ना। व्यवसाय की प्रतिष्ठा मौद्रिक मूल्यांकन ही ख्याति है। अपने पास आपने देखा होगा एक ऐसी जमीन है जो आप गांव में खरीद रहे हो और एक ऐसी जमीन है जो शहर में खरीद रहे हो। शहर में आपको 200 वर्ग गज है, 250 वर्ग गज है, उसके ही आपको 10 से 15 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं, और गांव में आपको 1 बीघा है वो ही आपको 3 लाख रुपए में मिल जाती है। तो इसका कारण क्या कि व्यवसाय की दृष्टि से अपन देखें तो शहर में उस जगह की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि वो वहां पर वो कम है, और कम होती है तो उसकी रेट बढ़ती है ना। तो यही कारण होता है कि वहां पर आपकी जो प्रतिष्ठा है फिर उसको किस में कैलकुलेट करेंगे, मौद्रिक रूप से उसको कैलकुलेट करेंगे, मौद्रिक में उसके गणना करेंगे, ठीक है। तो ये आती है आपकी मूल्यांकन ही ख्याति है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। देखो एक प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री है वो उन्होंने क्या कहा है ख्याति के बारे में, कहा लॉर्ड एल्डन। एल्डन ने क्या कहा है कि ख्याति इस संभावनाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ना। ख्याति इस संभावनाओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। आप भी ने देखा होगा कि भाई कई बार अपन क्या ऐसी जगह पर अपनी दुकान या व्यवसाय शुरू करते हैं कि वो मार्केट में एकदम बीचों बीच हो कि वहां पर ग्राहक है वो ज्यादा आएंगे, है ना। तो ये बात की है एल्डन ने। तो यहाँ पर अगर परिभाषा की अपन बात करें तो परीक्षा में कई बार क्या होता है, एज इट इज आपको ये परिभाषा को दे दी जाती है और फिर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये बोर्ड की जो ऑथेंटिक बुक है उसमें ये परिभाषा है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बहुत अपने दिमाग में फीड करके रखना पड़ेगा, ताकि अगर बाय द वे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है तो हम उसका आसानी से जवाब दे सके, ये अपनी ड्यूटी है। तो एल्डन ने कहा कि भाई इस संभावना ज्यादा कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक है वो पुराने स्थान को ही चुनते हैं, है ना। ये तो कहा लॉर्ड एल्डन ने। फिर लॉर्ड लिंडले ने क्या कहा है ना। लॉर्ड लिंडले ने इसने क्या कहा कि ख्याति संबंधों और प्रसिद्धि होने वाला एक लाभ है ना। आपके मार्केट में कैसे संबंध है, आपकी कैसी पॉपुलैरिटी है, उससे होने वाला जो लाभ है वो ही आपकी गुडविल है, वो ही आपकी ख्याति है। तो इन दोनों की परिभाषाएं है वो आप अपने दिमाग में एक तरीके से संजो के रख सकते हो। बाय द वे ऐसा कोई क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए तो उसका जवाब है आप इजीली दे सको, ठीक है। दोनों परिभाषाएं क्लियर है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो पॉइंट क्या है, ख्याति की विशेषताएं, है ना। ख्याति की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। वैसे परीक्षा में है ना विशेषताओं से रिलेटेड बहुत बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है कि भाई कोई आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन फिर भी अपने को इन विशेषताओं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो खोज करना है, क्योंकि परीक्षा ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर अपने को खोज करना है। पहला था व्यवसाय की एक आदर्श और अमूर्त संपत्ति क्या है, ख्याति है ना। व्यवसाय की आदर्श या अमूर्त या इंटेंजिबल असेट्स है वो आपकी ख्याति होती है। दूसरी क्या है, ये एक मूल्यवान संपत्ति है ना, वैल्यूएबल असेट्स होती है जिसको अपन मुद्रा के रूप में उसका कैलकुलेशन करते हैं। इसीलिए ख्याति को दो तरीके से मानते हैं, एक तो स्व अर्जित ख्याति और एक क्रय की गई ख्याति। लेकिन ध्यान रखना स्व अर्जित ख्याति है वो कभी भी आपके किस में नहीं दिखाई जाती, खातों में नहीं दिखाई जाती है, लेकिन ये आपको जरूर मानना पड़ेगा कि ख्याति एक मूल्यवान संपत्ति होती है। तीसरा पॉइंट, ये अधिक लाभार्जन में सहायक होती है ना, ये लाभ को बढ़ाने में सहायक होती है। आपने देखा होगा कि एक ही दुकान है
बाजार में, और उसके पास वही दुकान दूसरी सेम है, लेकिन एक दुकान का प्रॉफिट है वो बढ़ रहा और एक का नहीं बढ़ रहा या इक्वल चल रहा, वो कारण क्या है? वो ख्याति का है। क्योंकि आपको पता है, आपके जो अर्थशास्त्री उसने भी कहा है कि पुराने ग्राहक है वो पुराने स्थान पर लौटते हैं, क्योंकि आपके संबंध बढ़िया है, आपकी प्रसिद्धि बढ़िया है, तो निश्चित रूप से जब आपसे ग्राहक संतुष्ट होते हैं तो पुनः वो एक बार आपके ही ऑफिस, कार्यालय या आपकी शॉप है उसको विजिट करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी प्रोसेस से लाभों में वृद्धि होती है, तो ये अधिक लाभार्जन में सहायक होती है। ठीक है। पांचवा, इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है। इसका मूल्य क्या होगा? परिवर्तित होता रहेगा, चेंजेबल होगा। इसका मूल्य, ख्याति का मूल्य है अकॉर्डिंग टू सीजन मान लो या व्यवसाय की गतिविधियों के अनुसार इसका मूल्य चेंज होता रहता है ना। ठीक है। अगला, ये एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो कि ग्राहकों को उनके पुराने स्थान पर लाती है। आकर्षण शक्ति, अपन व्यवसाय में इस चीज को महसूस नहीं करते, है ना। अपन यही बात करते हैं कि भाई उसके पास ग्राहक ज्यादा आ रहे, इसके पास कम आ रहे, इसका माल बिक रहा है, इसका माल नहीं बिक रहा, लेकिन वो कारण क्या है? वो कारण है ख्याति का, संबंधों का, प्रसिद्धि का, व्यवहार का। ये सारी चीज ओके होती है तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि ग्राहकों को उसके पुराने स्थान पर कौन लेके आती है? ख्याति ही लेके आती है। और इसीलिए कहा गया है कि पुराने ग्राहक है वो अपने पुराने स्थान को लौट आते हैं तो वो ख्याति होगी, अगर नहीं आते हैं तो वो ख्याति नहीं होगी, है ना। आपको पता है कि मार्केट में आपने भी बहुत सारी ऐसी दुकानों के नाम सुने हैं जहां पर कहते लोग कहते नहीं उसके पास चलेंगे, खाने की वस्तु हो, पहनने की हो या और कोई सामान हो तो उसके पास चलेंगे। इस तरीके के जो आप स्टेटमेंट सुनते हो वो ख्याति की वजह से ही होते हैं। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 5 आपकी जो विशेषताएं हैं ख्याति की वो आप दिमाग में बैठा के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपने को इसको ध्यान में रखना है। बढ़े आगे। आगे देखो, अगला पॉइंट क्या बनता है कि ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व, है ना। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं जो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते हैं? परीक्षा में संभावना कम है लेकिन फिर भी फटाफट इसको देख लेते हैं। नंबर 1, व्यवसाय की सुविधाजनक स्थान है वो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करता है, यानी सुटेबल, ग्राहकों के लिए ऐसी सुटेबल जगह होगी जहां पर वो इजीली पहुंच सकते हैं, वो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करेगी। जहां रीचेबल है, इजी होगा, वहां पर ग्राहक ज्यादा आएंगे तो ख्याति का मूल्य बढ़ेगा। जहां इजी नहीं है तो वहां पर ख्याति का मूल्य है वो घटेगा। आपने देखा होगा पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि भाई जो आपके साधन उनको पार्किंग की व्यवस्था हो, लेकिन आपने देखा होगा वर्तमान समय में जितने भी जो प्रतिष्ठान बनते हैं, है ना, वो इस हिसाब से होते हैं कि ग्राहक उनके पास आए तो कम से कम उनको पार्किंग के लिए जगह मिले, है ना। पार्किंग के लिए जगह मिलेगी तो आजकल आप देख रहे हो कि भाई अर्थ युग है, सबके पास 2 व्हीलर है, सबके पास 4 व्हीलर है ना, कोई भी पैदल नहीं चलता है ना। तो जो पैदल नहीं चलते हैं तो उनके पास अगर व्हीकल है तो वो ऐसी जगह जाएंगे जहां पर अपने साधन को इजीली खड़ा कर सके और सामान खरीद सके। तो ये सुविधाजनक स्थान है वो भी आपकी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करता है। दूसरा, प्रबंध की कुशलता, जो मैनेजमेंट है वो अगर एक्टिव है, कार्य कुशल है तो निश्चित रूप से अपनी बातों से, अपने व्यवहार से ग्राहकों को इस तरीके से आकर्षित करते हैं कि ग्राहक निश्चित रूप से उस स्थान पर वापस लौटेंगे, है ना। अगला, व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि, लगातार आप एक ही जगह अपना व्यवसाय वो संचालित करते हैं तो लोगों के मध्य आपकी पहचान बनती है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके पास आते हैं, आपके व्यवहार को जानते हैं, आपके विश्वास को जानते हैं, तो वो भी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करता है। और अब क्या होता है, आपने 2 महीने एक जगह दुकान खोली, फिर 5 महीने एक अलग, 10 महीने अलग, इस तरीके से आप दुकान चेंज करते हो, स्थान चेंज करते हो तो लोगों के मन में विश्वास कम होता है। लेकिन आप लंबे समय तक आप एक ही जगह स्थापित हो, काम कर रहे हो तो उसकी जानकारी वो आपके लिए फायदेमंद होती है। ठीक है। चौथा, वस्तु की प्रकृति, आप किस तरीके का सामान बेच रहे हो, है ना, किस तरीके की आप वस्तु बेच रहे हो वो भी ख्याति के मूल्य को प्रभावित है करती है। तो ये चीज भी अपने के पास से पता होना चाहिए। पांचवा, लाइसेंस का होना, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो उसके लिए क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस है
है ना, फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन है ना, आपका जो बिल्डिंग वगैरह सबका आपके पास लाइसेंस है, तो वो भी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करता है। एकाधिकार, अगर आप मार्केट में ऐसा सामान बेच रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है, तो वो होगा आपका एकाधिकार, है ना। वो आप अपनी सुविधाओं के अनुसार उस वस्तु को बेचते हो, तो वो भी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करता है। जोखिम की मात्रा, कई बार क्या होता है, ऐसा सामान होता है अपने पास जिसकी एक निश्चित अवधि होती है, यानी उस अवधि बाद वो क्या हो जाएगा, एक्सपायरी डेट हो जाएगा, है ना। तो उस सामान की, उस व्यवसाय की जो कार्य है या उस सामान की अवधि कितनी है ना, जोखिम की मात्रा कितनी है, वो भी क्या करती है, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करती है। अगला, लाभों की प्रवृत्ति, है ना। लाभ किस तरीके के लाभ है, स्थायी लाभ है, अस्थायी लाभ है, या लगातार अपने लाभ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, वो भी आपके ख्याति के प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगला, भावी प्रतिस्पर्धा, है ना, कंपटीशन। आपका किन के साथ कंपटीशन, अगर हेल्दी कंपटीशन में आपके साथ बराबर में लोग चल रहे हैं, तो आप हेल्दी कंपटीशन में बराबर लगे हुए, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके द्वारा जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसका कई ऐसे डुप्लीकेट या नकली तरीके से बेचना प्रारंभ करते हैं, तो वो आपको जो नुकसान है उसको बढ़ाता है, लाभ को कम करता है। पूंजी की मात्रा, आपने पूंजी कितनी लगा रखी है ना। कोई व्यक्ति है कि उन्होंने बड़ा शोरूम खोल रखा जिसमें किड्स वेयर है, जेंट्स वेयर है, लेडीज वेयर है, सारा सामान एक जगह है, तो उसकी पूंजी की मात्रा कम होगी। और एक छोटा सा बिजनेस जिसने किड्स वेयर रख रखे हैं या सिर्फ साड़ियों की दुकान कर रखी है, यानी छोटी पूंजी की मात्रा है, वो भी इसमें प्रभावित करती है। आपने देखा होगा वर्तमान समय में कितने ऐसे बड़े बड़े मॉल हैं, आपके रिलायंस के हैं, है ना, आपके अलग अलग तरीके से विशाल मेगामार्ट है, यानी बहुत सारे आपके मॉल है जिसमें आपको एक ही जगह सारी चीजें वो उपलब्ध हो जाती है, तो वो पूंजी की मात्रा भी प्रभावित करती है। उत्पाद की किस्म, है ना, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, वो भी आपकी ख्याति को प्रभावित करती है ना। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, है ना। परीक्षा में ये संभावना कम है, लेकिन अपने को जब ख्याति पॉइंट पढ़ रहे हैं तो ख्याति के बारे में फिर अपने कोई भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें वो अपनी क्लियर होनी चाहिए, ताकि उसका बेनिफिट अपने को ये रहेगा कि अपन ने जो टॉपिक पढ़ लिया वो अब क्लियर है ना। तो ये चीज प्रभावित करती है। आगे देखिए, ठीक है। आगे पॉइंट क्या है कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, है ना। अपने को ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों हुई, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब अपन ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, है ना। भाई साझेदारी में 4 पॉइंट हो गए, सामान्य परिचय, नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर लेखे, और फर्म का समापन, ये 4 कंडीशन है। तो वहां पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस समय अपने को ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। नंबर 1, जब नया साझेदार में प्रवेश करता है तो अपने को ख्याति का मूल्यांकन है वो करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कब, कि जब नया साझेदार प्रवेश करेगा, नया साझेदार प्रवेश करेगा तो ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। दूसरा, जब वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो। कई बार क्या होता है कि भाई वर्तमान साझेदार जैसे ए बी सी है, पहले उनका अनुपात 2-2-1 था, अब उन्होंने कह दिया अब 1-1-1 रखेंगे, है ना। तो अनुपात में परिवर्तन हो गया, तो वहां पर क्या होगा, ख्याति का मूल्यांकन अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने अनुपात में उसको बांटेंगे, अभी तक की जो ख्याति है, फिर आगे नए अनुपात में बांटेंगे। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी, वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। तीसरा, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा साझेदार की मृत्यु हो जाती है, कोई भी साझेदार फर्म से क्या करेगा, अवकाश ग्रहण करेगा, या साझेदार की डेथ हो जाती है, तो वहां पर अपने को क्या करना पड़ता है, ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। चौथा पॉइंट, जब फर्म का व्यवसाय बेचा जाता है ना, फर्म का व्यवसाय बेचेंगे तो भी, क्योंकि ख्याति का मूल्य अपने को क्या करना है, प्राप्त करना है, तो वहां पर भी अपने को ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और पांचवा पॉइंट आता है, जब फर्मों का एकीकरण, यानी
ए और बी अलग अलग फर्म थी, अब इसका मिला के ए बी लिमिटेड कर दिया गया, एक फर्म बना दिया गया है। तो वहां पर भी क्या होगा, ख्याति का मूल्यांकन है वो अपने को करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये 5 पॉइंट है जिनको आप ध्यान में रख सकते हो कि भाई इनकी कंडीशन के आधार पर आपको ख्याति का जो वैल्यूएशन है, ख्याति का जो मूल्यांकन है वो करने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको कन्फर्म होगी ना कि भाई ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, ये इसलिए ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो, आगे देखो क्या, ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था, क्रय की गई ख्याति, परचेज गुडविल है ना, क्रय की गई ख्याति है, इसको क्या करते हैं, खातों में दिखाते हैं। ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि किसी व्यवसाय को क्रय करते समय यदि क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है, जो आपका पीसी यानी परचेज कंसिडरेशन है वो आपकी नेट असेट से अधिक है, तो यह अधिक ही क्रय की गई ख्याति कहलाती है। यानी आप जितना अमाउंट चुका रहे हो, जैसे अपने पास संपत्ति मान लो 10 लाख की, कब होता है, जब व्यवसाय को क्रय करते हुए, जैसे मान लो ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, ये ए लिमिटेड है बी लिमिटेड को खरीद रही है ना। अब मान लो इसके पास जो नेट असेट्स है वो कितनी है, 10 लाख है, और ये चुका रही है कितना, पीसी कितना, परचेज कंसिडरेशन कितना है, 15 लाख है ना। तो 15 में से 10 घटा देंगे तो जो 5 लाख बचेगा ना वो ऑटोमेटिक ही आपकी ख्याति का मूल्य होगा, है ना। तो किसी व्यवसाय को क्रय करते समय यदि क्रय प्रतिफल व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है तो ये अधिक की राशि ही ख्याति कहलाएगी। इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। नेट असेट्स कब होगी, जब इसमें से कृत्रिम संपत्तियां हैं वो अपन लेस कर देंगे, तब अपने पास इसको नेट असेट्स है वो माना जाएगा। और जो होगी, जो गुडविल आएगी, इसे ही चिट्ठे के संपत्ति के रूप में दिखाया जाता। जो आपकी पीसी आएगी यानी गुड पीसी से अपन नेट असेट्स घटा देंगे, जो गुडविल आएगी उसे अपन चिट्ठे के संपत्ति साइड में उसको शो करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ख्याति के प्रकार में पहली ख्याति हो गई क्रय की गई ख्याति। ठीक है, दूसरी ख्याति क्या होती है, स्व अर्जित ख्याति, है ना। स्व अर्जित ख्याति क्या होती है ना, ये एक व्यवसायिक संस्था के अच्छे संबंधों और यश का मूल्य है जो व्यवसाय में सर्जित किया जाता है ना। स्व अर्जित यानी खुद के प्रयासों से, है ना। आपने दुकान खोली, उस समय आपके पास कस्टमर कम थे, है ना, लेकिन आपने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, आपके अपने बातचीत के तरीके से ग्राहकों को मटेरियल देने में आपने बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया क्वांटिटी दी, तो ग्राहक आपसे खुश हुए और आपके साथ जुड़ने लगे, है ना। तो ये अच्छे संबंध और यश से सर्जित की जाती है। और ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है लेखा मानक 26, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। ये ध्यान रखना, लेखा मानक 26 और भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार इसका लेखा है वो पुस्तकों में नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका लेखा है पुस्तकों में नहीं किया जाता है। तो लेखा मानक 26 और भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार जो स्वअर्जित ख्याति है उसका लेखा आपको पुस्तकों में नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी मैं अभी आपको बता रहा था, जो क्रय की गई ख्याति है उसको पुस्तकों में दिखाते हैं, लेकिन जो स्वअर्जित ख्याति है उसको आपको लेखा मानक 26 और भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाना है ना। तो यहां पर पूछा जा सकता है कि भाई निम्न में से कौन सी ख्याति है जिसे लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है, वो स्वअर्जित ख्याति कौन से लेखा मानक के अनुसार, तो भारतीय लेखा मानक 38 और वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार इन्हें लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मिल सकता है। ठीक है, समझ गए बात। बढ़े आगे। आगे देखो ख्याति की प्रकृति को अलग अलग बांटा गया है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है ना। ख्याति की प्रकृति नेचर है वो 3 तरीके से है,
पहली होती है आपकी संस्थागत ख्याति, जिसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं, है ना। किसके स्वभाव की? बिल्ली के स्वभाव की। बिल्ली के स्वभाव की क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि बिल्ली एक ऐसी जानवर है जो उसका मालिक बदलता है या उसकी जगह पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहां पर जैसे बिल्ली कहीं रह रही है तो वहां पर कोई भी रहे वो वहीं रहेगी, मालिक आएंगे मालिक जाएंगे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो बिल्ली की स्वभाव की है वो आपकी बेस्ट है मानी जाती है, क्योंकि इसका मालिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस जगह का ही प्रभाव होता, वहां पर मालिक कोई भी रहे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह ख्याति होती है आपकी बिल्ली के स्वभाव, है ना। बिल्ली का नेचर क्या होता है कि वो मालिक को और किसी को नहीं जानती है, उसको वहीं रहना है। दूसरी होती है आपकी व्यक्तिगत ख्याति, है ना, कुत्ते के स्वभाव की, है ना। ये व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों से मिलती है ना, स्वयं की मेहनत से, स्वयं के प्रयास से, इसलिए इसको कुत्ते के स्वभाव की कहा जाता है। कुत्ते के स्वभाव की क्यों? क्यों आपने देखा होगा कि कुत्ता है वो मालिक का भक्त होता है, स्वामी भक्त होता है, वो मालिक के साथ रहता है। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर पे कुत्ता रखते हैं और फिर वो शहर जा रहे हैं और उनका कुत्ता है वो खुला तो उनके पीछे पीछे दौड़ के जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि वो स्वामी को जानता है ना। तो ये होती है उसके स्वयं के प्रयासों से अर्जित की गई ख्याति है ना। जब वो मालिक जाएगा तो वो ख्याति भी उसके साथ ही जाएगी, उसका प्रभाव है उस पर नहीं पड़ेगा। वो जगह कैसी भी हो, जब मालिक चला गया, मालिक बदल गया तो मालिक के साथ ही चली जाएगी। तीसरी होती है आपकी आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति या चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। यह क्या होती है? चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, है ना, ये आकस्मिक घटनाओं से होती है, यानी अचानक कोई भी घटना हुई उससे अपनी रेट बढ़ गई, अचानक कोई घटना हुई इससे रेट घट गई, है ना। जैसे चूहे का स्वभाव होता है कि जैसे चूहा अपने घर में रहता है ना, चूहा वहां पे रह रहा आप उसे पिंजरे में पैक करो और पैक करके दूर डाल दो, फिर वापस नहीं आएगा, वो वहां रहने लगेगा, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वहां चला गया तो वहां रहने लगा, है ना। तो इसलिए ये चूहे के स्वभाव की है, ये इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं मानते। सबसे अच्छी है और सबसे बुरी है वो चूहे के स्वभाव की होती है। तो 3 तरीके से अपन ख्याति का जो नेचर है उसको डिफाइन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ख्याति की प्रकृति है 3 तरीके से हो गई, संस्थागत, व्यक्तिगत और आकस्मिक। संस्थागत होती है आपकी बिल्ली, व्यक्तिगत होती है कुत्ते और आकस्मिक होती है आपकी चूहे के स्वभाव। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये ख्याति एक इंपॉर्टेंट है और ख्याति का क्वेश्चन है वो 101% आएगा, चाहे प्रैक्टिकल आ जाए चाहे थ्योरी आ जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पीछे की भी आप पेपर उठा के देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अपने ख्याति को बड़े ही धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ पढ़ना है ताकि कोई भी पॉइंट है वो स्किप ना हो, और स्किप नहीं होगा तो आपको ख्याति में से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आप आंसर है वो इजीली दे पाओगे। ठीक है, तो साथियों ये आज का एक और शानदार और जानदार और छोटा सा सेशन जो मैंने आपको शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आज के इस सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आज के इस सेशन को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी आज के इस सेशन का फायदा मिल सके। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।